हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं बसंत भाग 1, जो कि आपका TGT एस्टेट वाले बच्चों के लिए है। बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 जो NCERT की बुक आपके सिलेबस में इस बार दी गई हैं। जो सिलेबस दिया गया है NCERT का, उसी को हम पूरा कर रहे हैं। और हमारी यहाँ पर चल रही है NCERT क्लास 6 का। हम बसंत भाग 1 का 5वां अध्याय आप सबके सामने लेकर आए हैं। 4 अध्याय मैं करवा चुकी हूँ और 5वां है अक्षरों का महत्व। और इसके लेखक हैं यानी कि गुणाकर मुले। लिखा है इसको गुणाकर मुले जी ने। और अध्याय का नाम है अक्षरों का महत्व, जो कि आपकी बसंत भाग 1 से लिया गया है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। अक्षरों का महत्व। अक्षर ही तो पढ़ रहे हो आप सब, तो इन अक्षरों का आपकी लाइफ में क्या महत्व है, ये हम एक बार देख लेते हैं। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी, यह अक्षरों की कहानी। इस पाठ में आपको अक्षरों के बारे में बताया जाएगा। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 1, ये आपके अक्षरों से ही बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। इस तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी कि अलग अलग किताबें और अलग अलग अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। देखो, अगर अक्षर ही नहीं होता तो कहाँ से समाचार छपते, कहाँ से आपकी किताबें छपती। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। मतलब अक्षर कहाँ से आए, कहाँ से अक्षरों की शुरुआत हुई, इस बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। किसी ने तो कहा है कि अक्षर अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और अक्षरों का ज्ञान कोई कहता है कि हमें कहाँ से मिला है, ईश्वर से मिला है। अब आगे है, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है कि अक्षरों की खोज किसने की, स्वयं आदमी ने की। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। तो आज के समय में तो तकनीकी इतनी आ गई है कि हमें ये भी पता चल गया है कि अक्षरों की खोज किस देश में हुई थी और किस समय में हुई थी। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। अब मैं ये कहती हूँ कि कई बच्चे ये कहेंगे मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाइए। तो अब यहाँ से भाई ये 2 पेज का तो सारा ही लेसन है। आप अपना एक पेन कॉपी लेकर बैठो और यहाँ से लिख लो कि अक्षरों की खोज किसने की। शुरू में क्या सोचा जाता था कि ईश्वर ने की, लेकिन आजकल सबको पता चल गया कि अक्षरों किस देश से और कहाँ से शुरुआत हुई। अब आप ये बना सकते हो कि आज से हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है, तो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो और 2-3 कब तक हमें इस धरती पर जीव जंतु नहीं थे, तो 2-3 अरब साल तक कोई जीव जंतु नहीं थे। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कोई आसमान से थोड़ी उतर कर आते हैं। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। मतलब 5 अरब साल पुरानी हमारी धरती है। 2-3 अरब साल तक हमें कुछ भी इस जीव जंतु इस धरती पर नहीं थे। और फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो आदमी, इस कविता इस पाठ के अकॉर्डिंग बता रखा है इस धरती पर मनुष्य ने कब जन्म लिया, 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका क्या हुआ, विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। अब गांव कोई 10,000 साल पहले, ठीक है, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो गांव का बसना कब शुरू हुआ, 10,000 साल पहले। खेती करने लगा, खेती के लिए
किसका यूज करने लगा? पत्थरों और औजारों का प्रयोग करता था। उसके बाद धीरे धीरे विकास होने लगा और तांबे और कांसे के औजार बनाने लगे। तो इस तरीके से आप इनके प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अब देखो कि संचार तो जरूरी है, आपने पढ़ा है, और मन के भाव भी हर मनुष्य के मन में आते हैं। तो मनुष्य क्या करता था? पहले अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए चित्र बना देता था। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अभी यहाँ पर ये पिक्चर दिखा रखी है, देखो कि ऐसे ऐसे चित्र बना देता था। शिकार का दृश्य है ये, ठीक है, और ऐसे चित्र बना देता था, फिर उसे समझते थे। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले भाव व्यक्त चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। तो सबसे पहले मनुष्य अपने भाव किसके माध्यम से प्रकट करता था? पशु पक्षियों और आदमियों के माध्यम से। इन चित्र संकेतों के बाद वे भाव संकेत अस्तित्व में आए। सबसे पहले क्या आए? चित्र के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता था। फिर उसके बाद भाव संकेत आए, जैसे कि इशार आँखों से, मुंह से, इस तरीके से भाव इसने किए, भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर उसके बाद जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। ये बात ये कह रहा है कि जैसे ये क्या बन जाता है? सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन जाता है, द्योतक बन जाता है। मतलब ये किसका प्रतीक है? ताप। भाई इससे हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, उष्मा मिलती है, धूप मिलती है। तो इस बात के लिए रूढ़ होने लगा, ठीक है। और फिर इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तो अक्षरों के सिलसिले को शुरू हुए कितने हुए हैं? 6000 साल, केवल 6000 साल। आगे क्या कहा है? ये देखो, ये चित्र बना रखे हैं और इसमें दिखा रखा है आपको मध्य अमेरिका के ओजिम्बा आदिवासियों के ये चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर के क्रम को अगर दाईं ओर यानी कि इधर से, दाईं ओर मतलब इधर से आपको इधर आना है, ये बाईं ओर है आपका। तो इसमें क्या दिखा रखा है? तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, और नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने में आदमी, ये कौवा रहा, ये आपका कौवा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चित्र थे। अब हम देखते हैं, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, और नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अब मनुष्य को सभ्य कब से कहा जाने लगा? जब वह अपने विचारों को और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। अब इतिहास का आरंभ कब हुआ? जब से आदमी ने लिखना शुरू किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि किसी भी उसका इतिहास, किसी भी कौम मतलब जाति, या कौम मतलब या देश का इतिहास कब से शुरू होता है? जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मैं बताते जा रही हूँ हर एक प्रश्न को। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलता है? हमारे इतिहास से ही पता चलता है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। मतलब जब हमारे पास अक्षर आ गए तो आदमी अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का। मतलब क्या हुआ? यह महत्व है अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। तो
तो इस पाठ का जो मुख्य प्रतिपाद्य है कि अक्षरों का महत्व, पाठ का मूल भाव क्या है। तो क्या है, अक्षर कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए और किस प्रकार से बने और इनको बनाना जरूरी क्यों था, ये बताना, ये इस बारे में बच्चों को ज्ञान देना इस पाठ का मूल भाव है। और ये पाठ आपका लिखा है गुणाकर मुले ने। तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और पाठ का प्रतिपाद्य भी आपको बता दिया है। और ये ऐसे, अब पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि जैसे जैसे अक्षरों का इतिहास लिखा, हमारे अक्षरों का विकास हुआ, यानी कि अक्षरों की खोज हुई, तो हम उसको क्या लिखते गए, मनुष्य अपने विचारों को लिखते गए और लिखते गए, तो जब लिखित इतिहास बन गया तो आने वाली पीढ़ी उनको पढ़ती चली गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू, ये सारा इस पाठ में आपको बता दिया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे नहीं आएंगे, मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों पर हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आपको कुछ लिपि के बारे में बता रखा है कि देवनाग, ये हिंदी की ऐसे होती है, हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, ये तो है हिंदी की लिपि। क्या शानदार दिन, ऐसे हम हिंदी में लिखते हैं, ऐसे हम पंजाबी में लिखते हैं, ये उड़िया में लिखते हैं। ये लिपि आपको दिखा रखी है ताकि बच्चों को पता रहे। अब है हमारे पास आगे पुराने, बस यही प्रश्न थे आपके। अब ये एक प्रश्न और देख लेते हैं। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, मतलब जो संख्याएं वो किस में आती है, आपकी संज्ञा में, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। अब यहाँ से आपसे पूछ ले कि इनमें बताइए कि जो रेखांकित शब्द है वो संज्ञा है या विशेषण है। तो ये यहाँ साल की विशेषता बता रखी है। देखो, इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल, ठीक है, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर साल के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं कि 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। और यहाँ भी साल की विशेषता है कि 5 अरब साल पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पर विशेषण है। इस तरीके से आपके उसमें बताया गया है सिलेबस में कि आपको यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ते हुए जानना है। साल संज्ञा के बारे में आपको विशेषण की जानकारी। अब बच्चा 100% यहाँ गलत करके आता कि ये विशेषण नहीं है। और आप ये संख्याएं वैसे तो किस में आती हैं, आपकी संज्ञा में आती हैं जैसे, और लेकिन अब यहाँ पर साल की क्या बता रखे, विशेषता, तो ये क्या हो गया आपका विशेषण। जैसे संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। जैसे कि 4 संतरे, 5, मतलब फिक्स आपको दे रखी है और ये निश्चित संख्या है कि 5 संतरे, 3 शहर, ये निश्चित संख्यावाचक है। संख्यावाचक भी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप-तोल आदि के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 जग पानी। अब पानी को हम नाप तोल नहीं सकते, मतलब काउंट नहीं कर सकते, तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें अब आपको देखना एक खास बात बताई है, 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। इस यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर क्या है, बहुत पजल्ड होते हैं बच्चे और इस तरीके के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं। 3 जग पानी। अब पानी आपको मैंने ये बता दिया कि जहाँ पर परिमाण आपको ये करना है कि जहाँ पर आपको तेल, पानी, ठीक है, पेप्सी, लिक्विड, ये चीज़ें जहाँ पर आज नाप तोल, जिसको आप नापते हो और तोलते हो, इन 2 अक्षरों को आप ध्यान में रखेंगे। देखो, नाप तोल, तो मैंने तोल में क्या लिया, चीनी, 1 किलो चीनी और 3 जग पानी, तो ये किस में आ जाएंगे, परिमाणवाचक आपके विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। माप तोल अक्षर अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी परिमाणवाचक विशेषण आपका गलत नहीं होगा। और एचटेट में यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलत करके ही आते हैं इसको। तो ये था मेरा पाठ, कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का अंदाज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।